हाय, आज हम आ गए हैं फिर से एक और सक्सेसफुल स्टोरी लेकर हाइट इंक्रीज इन्फो की। इन्होंने 8 सेंटीमीटर हाइट गेन की है टिविया में। जानेंगे इनका ओवरऑल जर्नी कैसी रही स्टार्टिंग टू एंड। अभी तक इनको 4 मंथ हो गए हैं स्टार्टिंग से, जब से इनकी सर्जरी हुई थी। अभी इन्होंने वॉक स्टार्ट कर दी है। तो आइए जानते हैं इनसे। सो बताइए आपकी ओरिजिनल हाइट क्या थी और अपना एक इंट्रो दीजिए आप। मैं हाइट इंक्रीज इन्फो का पेशेंट हूँ। तो नाम मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि थोड़ी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है। तो मेरी हाइट ओरिजिनल हाइट थी 160 सेंटीमीटर। तो 5'3" टू मच लेस फॉर मी। तो एक अलग सा डिप्रेशन हमेशा लाइफ में रहता ही था। स्कूल टाइम में भी रहा, कॉलेज टाइम में भी, और जॉब में भी बहुत दिक्कतें आई इसकी वजह से। एक अलग ब्रेन में एक हैवी डिप्रेशन था मुझे इस चीज़ के लिए। ऐसे लगता था कोई भी ऑप्शन मिल जाए कि हाइट बढ़े तो मैं उसको चूज कर लेता। रिसर्च इतना किया, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, ये सब सारी चीजें मैंने अप्लाई करी। 3-3, 4-4 महीने के कई कोर्स भी किए, पर कोई फर्क नहीं लगा। कितने टाइम रिसर्च, कितना टाइम किया, कितने साल से पता चला ये लिम्ब लेंथनिंग ऐसा कुछ होता है? योरसेल्फ, आप खुद फार्मा से हैं। हाँ, रिसर्च का तो ये है, मुझे पहले ही पता चल गया था कि अब हाइट नहीं बढ़नी है, तो मैं तब से ही सोचने लगा था अब कैसे बढ़ूं। सो ग्रोथ प्लेट एक बार बंद होने, क्लोज होने के बाद फिर कोई ऑप्शन रह नहीं जाता। तो मैं 5 साल मुझे हो गए जब मैंने रिसर्च स्टार्ट करी थी। तो तब उतना ज्यादा मुझे दिखता नहीं था कहीं, बस यूट्यूब पे कुछ देखता था, बाकी फोरम पे मैं देखता था, वहाँ चीजें मुझे मिली, अलग सी चीजें मिली। फिर एक बार मुझे पता चली गया, ऐसे ही गूगल पे, नेट पे सर्च कर रहा था, तब मुझे हाइट इंक्रीज सर्जरी का पता चला कि हाँ ये एक ऑप्शन है। तो तब ये नहीं मालूम था कि इंडिया में ऐसा कुछ है, इतने अच्छे लेवल पे हो रहा है। एंड अभी तक आपने हाइट कितनी गेन की है? मैंने 8 सेंटीमीटर गेन करी है। फ्रेम मुझे 85 डेज मुझे लगे थे। फ्रेम में आप 85? हाँ, 85 मुझे लगे थे। 8 सेंटीमीटर करने में आप? हाँ, 85 डेज लगे। डे ऑफ सर्जरी से और रिमूवल तक 85 डेज मेरा हो गया था। 85 डेज में इनका, क्योंकि इनकी जर्नी बहुत ही स्मूथ रही है, इसलिए इन्होंने थ्रू आउट 1 mm टर्न किया है, इसलिए इनका टाइमली हो गया है। अदरवाइज हम लोग जैसे कि बताते हैं वीडियोस में, डिस्ट्रैक्शन रेट स्लो कर देते हैं। तो अभी जानेंगे फ्रेम की जर्नी। फ्रेम में कैसा था, डिस्कम्फर्ट कैसा था, पेन और स्लीपिंग? हाँ, फ्रेम का मैं बताता हूँ। जैसे मैं इससे पहले फिजिकल एक्टिविटी मेरी अच्छी थी। मैं रनिंग, जॉगिंग, वो सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से करता था विदाउट फेल। जिम भी जाता था, तो वेट भी मेरा कंट्रोल में था, उतना ज्यादा नहीं था। 60 अराउंड मेरा वेट होगा। और उसकी वजह से जो लेग की एक्सरसाइज है वो हो चुकी थी, और स्ट्रेंथनिंग वो भी अच्छी थी, और मूवमेंट जो लेग की मूवमेंट है, तो एंकल की मूवमेंट थी, वो भी बहुत अच्छी थी। फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी? हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी थी। इसकी वजह से मुझे उतना डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ। जैसे सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद एक मन में डर था कि दर्द तो नहीं होगा, ज्यादा दर्द तो नहीं होगा। तो पहले दिन के बाद एक दिन छोड़ के मैंने 3rd डे से काम स्टार्ट किया। 9-10 घंटे आराम से हॉस्पिटल में काम करता था। सर्जरी के 2nd डे से आपने काम स्टार्ट कर दिया? 3rd डे से मैंने स्टार्ट कर दिया था। इवन मैं तो चाह रहा था पहले दिन मैं स्टार्ट कर दूं। सब अच्छा हुआ था, बहुत अच्छे से हुआ था, इसलिए तो 9-10 घंटे डेली मैं काम करता था। 5 दिन बाद फिर गेस्ट हाउस में आ गए। यहाँ पे आके फिर थोड़ा बहुत दर्द हुआ, लगता था कि हाँ दर्द है, तो पेन किलर खा लेता था, ठीक हो जाता। तो 17 से 20 दिन मैं कह सकता हूँ मुझे दर्द वाला डिस्कम्फर्ट हुआ था। ऐसे नहीं था कि कंटिन्यूस हो ही रहा है, लेकिन पेन किलर खाई, एक अनईजीनेस लेग। हाँ, वो डिस्कम्फर्ट टाइप कह सकते हैं, टोटली पेन नहीं बोल सकते। तो अब गेस्ट हाउस में आने के बाद, गेस्ट हाउस में आपका टाइम कैसे स्पेंड हुआ? गेस्ट हाउस में आप 3-3.5 महीने, 4 महीने आपके हो गए हैं घर से दूर। सबसे पहले मेरे मन में डर था, मैं कभी घर से बाहर नहीं रहा। सबसे मेन मेरा डर यही था कि घर से बाहर जाऊंगा, नए लोगों के साथ रहूंगा, ट्रस्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, सबसे बड़ी चीज मेरे लिए। तो जैसे तैसे मैंने मन बनाया, क्योंकि करानी थी, ऑप्शन था ही नहीं। यहाँ पे आगे लाइफ में कुछ नया भी करना था। नया करने के लिए मेरे इससे अच्छा कुछ नहीं था मेरे लिए। तो इधर आया। फिर यहाँ पे आके जब मैं आपसे मिला, कंसल्टेशन, पहले ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ली थी, उसके बाद यहाँ भी मिला, पेशेंट से मिला, तो जो मेरी नर्वसनेस थी वो खत्म हो गई। नर्वसनेस तो शुरू में हो रही थी, एक दिन पहले मुझे लग रहा था थोड़ी नर्वसनेस थी। तो पुराने जो पेशेंट यहाँ से 8-9 साल पहले करा के गए, उनकी वीडियो देखी, उनकी वॉकिंग वीडियो देखी। इवन पेशेंट मिलने भी आते हैं हमारे पुराने, जो कि 5 साल हो गए, उनसे भी मैं मिला हूँ। कई फॉरेनर से मैं अभी भी मिला हूँ, और 2-3 फॉरेनर्स अभी भी यहाँ पे हैं। और यहाँ टाइम स्पेंड कैसे करते हैं? टाइम स्पेंड का, मेरा वर्क फ्रॉम होम है, तो वर्किंग डे में दिन में तो चला जाता था। रात में क्या है, सारे बंदे इकट्ठे हो जाते थे ऐसे ही, सबका वर्क फ्रॉम होम से काम खत्म हो गया, ऑफिस वर्क के बाद आपस में बैठ गए। उसके अलावा वीकेंड पे तो पार्टी होती रहती है, कभी भी सारे गेट टुगेदर हो जाते हैं। जो और भी बाकी पेशेंट है, उनका बिहेवियर भी इतना अच्छा है कि हंसी मजाक करते हुए पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाता है। काफी सारे बहुत, हाँ, बहुत सही है। ठीक है। और खाने पीने का आप खुद से अरेंज करते हैं या फिर कैसे होता है? वो खाने का अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमें एक पैकेज दिया गया है, उसमें एक न्यूट्रिशनल फूड
फूड हमें दिया जाता है जो हम हाइट के लिए ज़रूरी है, जो बोन ब्रेक हुई है उनको हील करने के लिए ज़रूरी है। उसके अलावा सप्लीमेंट भी होते हैं, मल्टीविटामिन और प्रोटीन वगैरह, तो उनसे जल्दी हील हो जाता है इफेक्ट। अच्छा, तो एक क्वेश्चन और जो कि लोगों के माइंड में बहुत आता है सर्जरी कराने से पहले, मतलब जो डर है मन में कि हम सर्जरी कराएंगे तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मतलब एक फिजिकली और मेंटली जो वरीज हैं, मतलब जो डर है माइंड में, वो क्या क्या होते हैं? आपके माइंड में क्या क्या थे? तो मैं तो शुरू में जब मुझे पता चला ये ऑप्शन है बोन ब्रेक करके करा सकते हैं, तो मन में बहुत सारे डर आए कि बाद में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं आ जाएगी, जो नॉर्मल लाइफ है उसमें बैक आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, ओल्ड एज में जाके कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बोन वीक तो नहीं हो जाएंगी, अर्ली एज अर्थराइटिस तो नहीं हो जाएगा, नॉन यूनियन का केस तो नहीं होगा। इस तरह से मैं सोचता था। एक जो सर्जरी होती है उसमें सर्जरी में भी ये था कि नर्व रिलेटेड कोई इशू तो नहीं हो जाएगा, डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस इस तरह का लगता था। पर बाद में सब कुछ रिसर्च करने के बाद पता चला टोटली सेफ है, उस तरह की प्रॉब्लम आती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी को अदर सेंटर पे भी कभी आई होंगी, यहाँ तो सब सही है। मैंने पहली बार आपसे कंसल्टेशन करी थी तभी मेरे मेन 2 क्वेश्चन थे, सर नॉर्मल लाइफ में मैं कब वापस आ पाऊंगा, और उसके अलावा ये था कि रिजल्ट कितने हैं जो ऑनलाइन कंसल्टेशन हुई थी। तो आपने कहा था 100% रिजल्ट है, तो बहुत अच्छा लगा था सुनकर। फिर यहाँ पे मैं आके मिला पेशेंट से, तो फिर तो बहुत अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो गया। तो मतलब अच्छा, अभी कुछ मतलब डर कब निकल गया कि एकदम से यहाँ आने के बाद, बात करने के बाद, या पेशेंट मतलब कैसे, कब तक सर्जरी से पहले तक तो एंजाइटी और डर रहता ही है ना? मेन वही था कि ट्रस्ट कैसे करूं, मेन वही था कि मैं वहाँ चला जाऊं और इतना अमाउंट दे रहा हूँ, क्या मैं ट्रस्ट करूं या। अच्छा, अमाउंट की बात आई है तो अमाउंट की बात करेंगे कि जैसे लोगों का एक डर होता है, हमारा पैकेज है जो पहले ही पे करना पड़ता है, तो इससे रिलेटेड भी कुछ डर था? क्योंकि हमारे एक प्रीवियसली पेशेंट ने बोला है कि कई बार ये होता है हम कहीं जाते हैं, उनको जो उनका पैकेज या कुछ भी है देने के बाद वो लोग उस तरीके की केयर नहीं करते, तो यहाँ ऐसा कुछ आपको लगा? ये मुझे शुरू में डर था एक्चुअली कि ऐसे मेरे साथ ना हो जाए, क्योंकि मैं नहीं जानता था उस टाइम पे। तो जब आके मिला ना तो सारे डाउट क्लियर हो गए। एक आने के बाद 1-2 दिन में इतना इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है बाकी पेशेंट को देख के भी कि हाँ सब सही चल रहा है। और 4 महीने की जर्नी ऐसी है यहाँ पे, तो ऐसे लगता है जो भी है आप ही हो, क्योंकि पेरेंट्स होते नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है कुछ भी है तो एकदम से आप याद आते हो। वैसे सब सही चलता रहता है बाकी पेशेंट के साथ। हाँ, केयर से बात हुई तो अभी केयर से ही रिलेटेड बात करेंगे कि सर्जरी के बाद केयर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं सर हमारी सर्जरी कर लो हम देख लेंगे, क्या ऐसा हो सकता है? एज ए पेशेंट आप बताओ कि क्या क्या डिफिकल्टीज होती हैं कि अगर आप करा के जाते हैं तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं सेल्फ, या फिर मैनेज नहीं कर सकते? फर्स्ट स्टेप होता है सर्जरी, जहाँ पे मतलब किसमें कितना किसका रोल है? फर्स्ट स्टेप होता है सर्जरी। तो सर्जरी में सर्जन का रोल है, जहाँ पे बहुत ही एक्सपर्ट सर्जन हमें चाहिए, ऐसे नहीं किसी ने भी ऑपरेशन कर दिया। तो यहाँ पे भी मल्टीपल सर्जन यहाँ पे हैं, ऐसा नहीं किसी एक सर्जन के ऊपर डिपेंडेंट है, सारे एक्सपर्ट हैं और बहुत सारी सर्जरी कर भी चुके हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये है। उसके बाद जब हम शिफ्ट हो जाते हैं गेस्ट हाउस, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल है थेरेपी। यदि ऑन टाइम थेरेपी नहीं हुई तो पैर स्टिफ होने लगता, तो थेरेपी मैन है। थेरेपी से मैं कह सकता हूँ यहाँ पे स्टाफ है तो एक अच्छा स्टाफ है फिजियोथेरेपिस्ट। अभी जब फ्रेम में था तब डेली 2-3 टाइम मेरी थेरेपी होती थी, और फ्रेम निकलने के बाद 3 टाइम थेरेपी होती है। अभी वॉक करते हैं तो वॉक के साथ भी एक फिजियोथेरेपिस्ट हमेशा हमारे साथ होता है, ताकि गेट वगैरह का इशू रहो, ताकि आपको सपोर्ट रहे, वैसे ऐसा ही नहीं छोड़ते हैं, सपोर्ट रहे। हाँ, कि हम अलग तो नहीं चल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम थेरेपी और कुछ? अपार्ट फ्रॉम थेरेपी केयर टेकिंग बहुत सही है। सारे जो केयर टेकर्स हैं उनको भी एक उनसे जो रिलेशन है एक दोस्त टाइप हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो केयर टेकर हैं या हम पेशेंट हैं, उस तरह का नहीं रह जाता। बहुत वो भी अच्छे से सब ऑन टाइम चीजें आ जाती हैं। इवन कई बार तो हम मन हुआ कि आज इनको परेशान कर देते हैं ऐसे ही मजाक में, तो 3 बजे खाना ऑर्डर कर दिया। हालांकि खाना आता है लेकिन अलग से हमें कुछ मंगाना पड़े, तो उस तरह से। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस टाइम फोन किया है हमने तो कोई आया नहीं हो। अच्छा, आप सपोज यहाँ 3 महीने 4 महीने रहते हैं, तो अगर कोई जनरल इलनेस होती है तो आपको खुद से करना पड़ता है उसका? जनरल इलनेस का तो मैं तो बड़ा एग्जांपल हूँ, क्योंकि मुझे एक बार स्टोन का इशू हो गया था। शायद रीजन मुझे पता नहीं क्या रहा, लेकिन स्टोन का इशू हो गया था। तो मेरी पूरी उसकी केयर टेकिंग, मुझे हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे मेरा पूरा ट्रीटमेंट कराया अच्छे से, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुश हो गया उस चीज़ को देख के कि ऐसा ही नहीं है सिर्फ लेंथनिंग के ऊपर सारी चीज़ें चल रही हैं, और कोई फीवर वगैरह इस तरह की चीज़ें। वैसे तो डेली
डेली पूछ लिया जाता है, कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी भी तरह की। एवरीडे चेक करते हैं। हाँ, एवरीडे चेक कर। इसके साथ में फ्रेम मैनेजमेंट और ये पिन साइड। हाँ, पिन साइड क्लीनिंग वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मैंने केस देखे हैं, यहाँ नहीं, जो फॉरेन के मैं केस देखता था, उसमें क्या होता था, स्किन इन्फेक्शन हो गया और वो बढ़ते जा रहा है। एक बार स्किन इन्फेक्शन हुआ, फिर वो बोन की तरफ जाने लगा, यदि उसकी केयर टेकिंग अच्छी नहीं हुई तो एक जो प्रोफेशनल टीम की जरूरत है वो इसीलिए है कि किसी बंदे को कोई डिफॉर्मिटी या कुछ भी छोटा मोटा होता भी है तो उसको ठीक कैसे किया जाए, इसलिए भी एक प्रोफेशनल टीम बहुत जरूरी है। ठीक है, तो और वाई रिसर्च इंपॉर्टेंट क्यों है सर्जरी? क्योंकि हमारे पास कोई भी, तुमसे भी हमने क्वेश्चन पूछे थे, कोई भी पेशेंट आता है तो उसको हम यही बोलते हैं कि इसको पहले पढ़ के आओ। तो ये रिसर्च क्यों जरूरी है इस सर्जरी से पहले? रिसर्च इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें एक तो मेंटली प्रिपेयर भी होना चाहिए कि हम ये कराने वाले हैं, तो बिल्कुल ही नई चीजें। सर्जरी हो गई और आप लंबे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे ही दे दिए, मान लो बस सिर्फ एक पेमेंट कर रहे हैं, उसके बाद हमें हाइट मिल रही है, उसमें खुद एफर्ट लगानी भी जरूरी है। तो रिसर्च इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ पता होना चाहिए उसके बारे में कि हम ये करा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कितना जाएंगे, क्या सर्जिकल प्रोसीजर है, उसके बाद कितना टाइम हमें लेंथनिंग में लगेगा, ये है। और इसलिए जरूरी है फिजियोथेरेपी। मैन तो यह कई पेशेंट का होता है, बोलते हैं नहीं कोई नहीं हम कर लेंगे सर, ये इस तरह का कुछ होता है, तो फिर चांसेस, हाँ, तो हमें पूरी तरह से इंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है कि फिजियोथेरेपी ऑन टाइम करानी ही है। डिस्कम्फर्ट है तब भी कोई तो नहीं है, लेकिन फिजियोथेरेपी करानी है। यदि ऐसा नहीं करोगे तो फिर एक नाराजगी होगी और पेशेंट पे ही चीजें फिर आ जाती हैं वापस से। नाराजगी इन द सेंस उसके बाद में फिर आपको लंबा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। कंसल्टेशन होती है, उसमें बताया जाता है कि हम इतने टाइम फिजियोथेरेपी होगी, ये डिस्कम्फर्ट होते हैं और थेरेपी करानी होगी। यदि थेरेपी नहीं कराई तो फिर डिफॉर्मिटी आ सकती है, और वो आ गई तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आप उसके कॉम्प्लिकेशन आने के बाद फिर उसको लंबा टाइम देना पड़ता है। सारे पेशेंट करा के जा चुके हैं तो उनसे हमारी बातें भी होती रहती हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं, कर रहे हैं अभी। तो कुछ एडवाइस देना चाहेंगे जो लोग लिम्ब लेंथनिंग कराना चाहते हैं कि उनको क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या तैयारियां? यस, प्रिपरेशन के लिए रिसर्च तो एक पार्ट हो ही गया, उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी की मैं बात करूँ, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो करनी है, और डेली वॉक मीन्स के एंकल जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगी उतना बेटर रहेगा हमारे लिए, और वेट एक कंट्रोल में रहे तो अच्छा है। मैं देख रहा हूँ मेरी रिकवरी बहुत सही आई है, बहुत जल्दी आई है। तो इवन मुझे बीच में टाइफाइड भी हो गया था, तो वो सर ने पूरा मेरा ट्रीटमेंट कराया, उसके बाद भी मेरी रिकवरी बहुत अच्छी आई। तो वो वेट का कह सकते हैं कि वेट लॉस होगा, थोड़ा बहुत कम करके आएंगे तो ज़्यादा बेटर है।